आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था का विकास धीरे धीरे हुआ। इसका कारण यह था कि आरंभिक सुल्तानों ने प्रशासन प्रबंध के संबंध में कोई विशेष नीति नहीं अपनाई। जैसे जैसे समस्याएं सामने आईं वैसे वैसे सुल्तानों ने अपनी योग्यता तथा हितों के अनुसार उनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया। अतः शासन व्यवस्था में बहुत कम परिवर्तन हुए। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था मुख्य रूप से शरअ अथवा इस्लामी कानूनों पर आधारित थी। प्रशासन में मुसलमानों को विशेष सुविधाएं प्राप्त थी, जबकि हिंदुओं को इनसे वंचित रखा गया था। कुछ इतिहासकार, जिनमें बर्नी प्रमुख हैं, दिल्ली सल्तनत को इस्लामी राज्य मानने से इनकार करते हैं। वे इसे जहांदारी, लौकिक मान्यता प्राप्त वाला राज्य कहते हैं। अपने पक्ष में तर्क देते हुए उनका कहना है कि सुल्तानों ने उलेमाओं, मुस्लिम धार्मिक नेता को राज्य की नीति में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी थी। एक अवसर पर अलाउद्दीन खलजी ने शहर के मुख्य काजी को कहा था, मैं नहीं जानता कि क्या शरअ के अंतर्गत है और क्या उससे बाहर है, किंतु मैंने सल्तनत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए हैं। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था प्रजा के सहयोग तथा सहानुभूति पर नहीं अपितु सैनिक शक्ति पर आधारित थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी को छोड़कर दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान अपने को खलीफा का प्रतिनिधि कहते थे। अतः वे अपने खुतबों एवं सिक्कों में खलीफा का नाम सम्मिलित करते थे। खलीफा के प्रति इस मान प्रदर्शन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? उस समय खलीफा को इस्लामी जगत का मुखिया समझा जाता था। अतः मुसलमानों में यह विश्वास प्रचलित था कि सुल्तानों का यह मुख्य कर्तव्य है कि यह खलीफा का मान सम्मान करें। ऐसे सुल्तानों का विरोध करना धर्म के विरुद्ध समझा जाता था, जो खलीफा से मान्यता प्राप्त कर लेते थे। लोगों के इस अंधविश्वास का लाभ उठाने के लिए सुल्तान खलीफा की अधीनता का दिखावा करते थे। ऐसा करके वे यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि वे भी इस्लामी जगत का ही एक अंग हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंहासनारूढ़ होते समय खलीफा का नाम न तो खुतबे में सम्मिलित किया था तथा न ही इसे सिक्कों पर अंकित किया था। लेकिन जब प्रजा ने उसके शासनकाल के विरुद्ध असंतोष बहुत बढ़ गया तो उसने मिस्र के खलीफा से मान्यता प्राप्त कर स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। अगला है केंद्रीय शासन प्रबंध। नंबर 1 है सुल्तान। केंद्रीय शासन प्रबंध में सबसे महत्वपूर्ण पद सुल्तान का था। इसमें सभी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक अधिकार निहित थे। राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उस पर था। वह सेना का मुख्य सेनापति था। अतः लड़ाई के समय वह अपनी सेनाओं का नेतृत्व करता था। वह सर्वोच्च न्यायाधिकारी भी था। उस द्वारा लिए गए सभी निर्णय अंतिम होते थे। राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति उस द्वारा ही की जाती थी। वह ही राज्य में लगाए जाने वाले सभी करों को निश्चित करता था। वही युद्ध अथवा संधि की घोषणा कर सकता था। सुल्तान के मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून समझा जाता था। वे राज्य के दैवीय अधिकार सिद्धांत में विश्वास रखते थे। संक्षेप में, सुल्तान पूर्ण रूप से निरंकुश था तथा उसकी वास्तविक शक्तियाँ बहुत विस्तृत थीं। इस प्रकार उस सुल्तान में सीजर तथा पोप दोनों की शक्तियाँ केंद्रित थीं। अगला है मंत्री। शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने के उद्देश्य से सुल्तानों ने महत्वपूर्ण विभागों की देखभाल के लिए कुछ मंत्री नियुक्त किए थे। ये मंत्री सुल्तान की इच्छा अनुसार अपने विभागों की देखरेख करते थे। ये मंत्री सुल्तान की प्रसन्नता प्राप्त होने तक अपने पदों पर बने रहते थे। इनकी संख्या, अधिकार और कर्तव्य समय समय पर परिवर्तित होते रहते थे। दिल्ली सल्तनत के समय के प्रमुख मंत्री तथा उनके अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है वजीर। वजीर राज्य का सबसे भाग्यशाली मंत्री होता था। उसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। सुल्तान को प्रजा की भावनाओं तथा आवश्यकताओं से अवगत करवाना तथा राज्य के सभी महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देना वजीर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। वह सुल्तान के नाम से महत्वपूर्ण पदाधिकारियों
की नियुक्ति करता था। सुल्तान की अनुपस्थिति अथवा उसकी रुग्णावस्था में वह सुल्तान के स्थान पर कई कार्य करता था और प्रशासन के सभी विभागों की देखरेख करता था। वह वित्त विभाग का भी प्रमुख था, अतः वह राज्य की आय तथा व्यय का ब्यौरा रखता था। इन शक्तियों के कारण राज्य में वजीर तथा मुस्तैफी ए मुमालिक महालेखा निरीक्षक होते थे। दूसरा है आरिस ए मुमालिक। वह दीवान ए अर्ज के नाम से भी जाना जाता था। वह सेना मंत्री था। वह सैनिकों की भर्ती करता था और उनका वेतन निश्चित करता था। वह सैनिकों तथा उनके घोड़ों का हुलिया रखता था। वह सैनिकों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। वह सैनिकों को राजधानी व राज्य के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त करता था। युद्ध के समय वह सैनिकों के यातायात तथा उन्हें दिए जाने वाले अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था करता था। युद्ध क्षेत्र में वह सैनिकों के कार्यों का निरीक्षण करता था। वह युद्ध से संबंधित सुल्तान को सलाह भी देता था। संक्षेप में उसके कार्य अति महत्वपूर्ण थे। अगला है दीवान ए इंशा। वह शाही पत्राचार से संबंधित मंत्री था। उसके माध्यम से सुल्तान प्रांतीय गवर्नरों, स्थायी अधिकारियों, सैनिक अफसरों तथा विदेशी शक्तियों से पत्र व्यवहार करता था। इस कारण बहुत ही विद्वान व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता था। उसकी सहायता के लिए बहुत से कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे जो लेखन शैली में बहुत दक्ष होते थे। दीवान ए इंशा विदेशों तथा राज्य के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों से पत्र भी प्राप्त करता था तथा इन्हें सुल्तान के पास पहुंचाता था। इस सारी कार्यवाही को गुप्त रखा जाता था। अगला है दीवान ए रिसालत। यह विदेश मंत्री था। वह विदेशों से आने वाले राजदूतों का स्वागत करता था तथा अपने देश के राजदूतों को विदेशों में भेजता था। वह विदेशी मामलों के संबंध में सुल्तान को सलाह देता था। कुछ इतिहासकारों के विचारानुसार दीवान ए रिसालत का संबंध धार्मिक मामलों से था, लेकिन यह मत ठीक नहीं है। अगला है सदर ए सदूर। उसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। वह धार्मिक मामलों का मंत्री होता था। उसका मुख्य कार्य यह देखना था कि मुसलमान इस्लाम के नियमों का पालन करें। वह मस्जिदों, मुस्लिम संतों तथा विद्वानों को वित्तीय सहायता देता था। वह शरीयत के अनुसार मुकदमों का निर्णय करता था। वह साम्राज्य के विभिन्न विभागों में काजियों की नियुक्ति करता था। अगला है बरीद ए मुमालिक। वह गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था। वह देश तथा विदेश की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी सुल्तान को देता था। इस पद पर बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। अगला है अन्य मंत्री। उपयुक्त मंत्रियों के अतिरिक्त कुछ अन्य मंत्री भी होते थे। राजमहल तथा शाही कारखानों की देखभाल करने वाले मंत्री को वकील-ए-दर राज दरबार में आने वाले सभी व्यक्तियों पर कड़ी नज़र रखने तथा उन्हें दरबार के नियमों के अनुसार सुल्तान से मुलाकात करवाने वाले मंत्री को अमीर-ए-हाजिब, सभाओं, दावतों तथा विशेष उत्सवों के लिए प्रबंध करने वाले मंत्री को अमीर-ए-मजलिस, सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षकों की देखभाल करने वाले मंत्री को सरजांदार, सुल्तान की शिकार करने वाले स्थलों की देखभाल करने वाले मंत्री को अमीर-ए-शिकार तथा कृषि की देखभाल करने वाले मंत्री को दीवान-ए-अमीर को ही कहते थे। अगला है प्रांतीय प्रबंध। सल्तनत काल में शासन प्रबंध की सुविधा के लिए साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत के गवर्नर को सूबेदार, मुफ्ती अथवा वली कहा जाता था। अलाउद्दीन खलजी के समय प्रांतों की संख्या 11 थी तथा मोहम्मद तुगलक के समय इनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई। गवर्नर का मुख्य कार्य प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। वह प्रांत अथवा सूबे में सुल्तान के आदेशों को लागू करवाता था। वह प्रांतीय सेनाओं की देख रेख करता था। वह कृषि तथा व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए कोई पग उठाता था। वह जन कल्याण के उद्देश्य से आवश्यक निर्देश भी जारी करता था। वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की देखभाल करता था। वस्तुतः गवर्नर अपनी शक्तियों के लिए सुल्तान पर आश्रित थे। शक्तिशाली सुल्तान गवर्नरों
पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। यदि सुल्तान दुर्बल होता तो गवर्नर अधिक शक्ति प्राप्त कर लेते थे। अवसर देखकर वे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने से भी संकोच नहीं करते थे। गवर्नर को सहयोग देने के लिए कई मंत्री नियुक्त किए जाते थे। वास्तव में प्रांतीय सरकारों की शासन व्यवस्था केंद्रीय सरकार की शासन व्यवस्था से पूर्णतः मिलती जुलती थी। सुल्तानों का प्रांतीय शासन न तो व्यवस्थित था और न ही दृढ़ था। अगला है स्थानीय प्रबंध। सल्तनत काल में प्रांतों को आगे परगनों में विभाजित किया जाता था। परगने के मुख्य अधिकारी को आमिल कहते थे। वह परगने में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होता था। इसके अतिरिक्त वह लगान एकत्रित करता था। लगान एकत्रित करने के लिए आमिल के अधीन और बहुत से कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। इनमें से मुख्य पोतदार और कानगो होते थे। पोतदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था तथा कानगो परगने की भूमि तथा लगान से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखता था। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। दिल्ली के सुल्तानों ने गांवों के प्रबंध में बहुत कम परिवर्तन किए थे। गांव के मुखिया को मुकद्दम कहते थे। एक ही बिरादरी से संबंधित कई गांवों के संयुक्त मुखिया को चौधरी कहते थे। पटवारी कृषि से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखता था। मुकद्दम, पटवारी, चौधरी तथा कानगो के पद पैतृक होते थे। इन अधिकारियों को अपनी सेवाओं के लिए लगान का निश्चित भाग दिया जाता था। गांवों की देखरेख का कार्य पंचायत का उत्तरदायित्व था। अगला है न्याय प्रबंध। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी सुल्तान निरंकुश थे, परंतु फिर भी सुल्तानों के न्याय को बड़ा महत्व दिया। इल्तुतमिश से लेकर फिरोज तुगलक तक सभी सुल्तानों ने न्याय के प्रति विशेष रुचि दिखाई। धार्मिक मामलों में दीवानी या फौजदारी मुकद्दमों को अलग रखा जाता था। दीवानों और फौजदारी मामलों में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी स्वयं सुल्तान था। कानून की उचित व्यवस्था और जानकारी के लिए वह प्रायः मुफ्तियों की सहायता लेता था। न्याय प्रबंध में काजियों का भी बड़ा महत्व था। प्रत्येक प्रांत में एक बड़ी अदालत होती थी जो स्थानीय अदालतों के फैसलों के विरुद्ध अपीलें सुनाती थी। ये सभी अदालतें काजी उल कज़ात के निरीक्षण में कार्य करती थी, जो कि राजधानी की अदालत ए आला सबसे बड़ी अदालत का अध्यक्ष होता था। 1248 ईस्वी में न्याय प्रबंध में एक पद की व्यवस्था की गई थी जिसे सदर ए जहां कहा जाता था। वह सुल्तान की अनुपस्थिति में प्रारंभिक मुकदमों की सुनवाई करने लगा था। यह पद विशेष रूप से धार्मिक मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित किया गया था। अब भी न्याय का अधिकांश कार्य काजी उल कज़ात ही करता था। अलाउद्दीन खलजी ने इन दोनों पदों को एक कर दिया था। फौजदारी मुकदमों का निर्णय करते समय इस्लामी कानूनों का आश्रय लिया जाता था। वे न्याय कार्य करते समय प्रचलित रीति रिवाजों को भी ध्यान में रखते थे। हिंदुओं के आपसी दीवानी मुकदमों का निर्णय हिंदू परंपराओं तथा स्मृतियों के अनुसार करने का प्रयास किया जाता था, परंतु यदि दोनों पक्षों में एक पक्ष इस्लाम धर्म से संबंधित होता था तो काजी के निर्णय का आधार इस्लामी कानून बन जाता था। अतः हिंदुओं के लिए ये अदालतें प्रायः अन्याय का केंद्र थी। गांव के झगड़े ग्राम पंचायतों द्वारा निपटाए जाते थे। न्याय से संबंधित एक अन्य कार्य मुहतसिब का था। वह जनसाधारण के नैतिक आचरण पर दृष्टि रखता था। सुल्तानों का दंड विधान कठोर था। साधारण अपराधों पर कोड़े मारे जाते थे। अंग भंग करना तथा अंधा करना उन दिनों के प्रचलित दंड थे। देशद्रोहियों को प्रायः सूली पर लटका दिया जाता था। सल्तनत काल में जेलों की कोई व्यवस्था नहीं थी। बंदियों को प्रमुख किलों में बंद रखा जाता था। अगला है वित्तीय प्रबंध। सल्तनत काल में राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन भू राजस्व था।
उस समय भू राजस्व निश्चित करने के लिए 3 विधियां प्रचलित थी। ये विधियां बटाई, कनकूत और भूमि की पैमाइश पर आधारित थी। बटाई से अभिप्राय कटी हुई फसल का सरकार एवं किसान में विभाजन था। कनकूत से अभिप्राय सरकार खेतों में तैयार फसल के आधार पर लगान निर्धारित करती थी। भूमि की पैमाइश द्वारा प्रति बीघा लगान की दर निश्चित की जाती थी। सल्तनत काल में लगान की वसूली नकदी और अनाज दोनों के रूप में की जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने कृषि योग्य सारी भूमि की पैमाइश करवाई। कृषि की देखरेख के लिए दीवान-ए-मुस्त खराज नामक विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगान की दर सर्वाधिक थी। यह कुल उपज का 50% निश्चित किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। फलस्वरूप कृषि पर भी बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ा। फिरोज तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहन दिया। सिंचाई के लिए राज्य भर में अनेक नहरें खुदवाई गई। लगान की दर काफ़ी कम कर दी गई तथा किसानों के ऋण माफ़ कर दिए गए। इन कारणों से फसलों की भरपूर उपज होने लगी एवं किसानों का जीवन समृद्ध होने लगा। भू राजस्व के अतिरिक्त राज्य की आय के अन्य साधन खिराज, खम्स, ज़कात और जजिया कर थे। खिराज वह भूमि कर था जो गैर मुसलमानों से प्राप्त किया जाता था। यह कुल उपज का 10% से लेकर 50% तक होता था। वह नकद अथवा अनाज दोनों रूपों में दिया जाता था। खम्स लूट के उस धन के भाग को कहते थे जो काफिरों के विरुद्ध युद्ध के दौरान प्राप्त किया जाता था तथा जिस पर सुल्तान का अधिकार होता था। लूट के शेष भाग को सेना में बांट दिया जाता था। ज़कात वह धार्मिक कर था जो केवल मुसलमानों से प्राप्त किया जाता था। यह उसकी संपत्ति का 2% होता था। जजिया केवल गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। इस कर के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि यह एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। इसके बदले सरकार उनके जीवन एवं संपत्ति का आश्वासन देती थी, जो गैर मुसलमानों पर इसलिए लगाया जाता था क्योंकि वे सैनिक सेवा से मुक्त था। मुसलमानों को अनिवार्य रूप से राज्य में बांटा गया था। सबसे अमीर श्रेणी से 48 दिरहम, मध्य श्रेणी से 24 दिरहम तथा साधारण श्रेणी से 12 दिरहम प्रति वर्ष के हिसाब से जजिया लिया जाता था। स्त्रियों, बच्चों तथा अति दरिद्र व्यक्तियों को इस कर से मुक्त रखा गया। ब्राह्मणों को भी इस कर से छूट दी गई। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। अगला है सैनिक प्रबंध। दिल्ली सुल्तानों की शक्ति का मूल आधार उसकी सेना थी। यह सेना कोई राष्ट्रीय सेना नहीं थी। इसमें तुर्क, अरब, अफगान, ईरानी, मंगोल, अबेसिनियाई, भारतीय, मुसलमान तथा हिंदू सम्मिलित थे। यह सेना 2 भागों में विभाजित थी। सेना का एक भाग सुल्तान के अधीन होता था और दूसरा भाग प्रांतीय गवर्नरों और सामंतों के अधीन था। आवश्यकता पड़ने पर वे सुल्तान को सैनिक सहायता भेजते थे। सुल्तान सेना का मुखिया होता था। सैनिक व्यवस्था की देखरेख के लिए आरिज़-ए-मुमालिक नामक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। दिल्ली सुल्तानों के समय सेना में घुड़सवार, हाथी तथा पैदल सैनिक शामिल थे। इनमें घुड़सवार सेना को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। वास्तव में वह सैनिक संगठन की रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय इनकी संख्या 4,75,000 थी। हाथियों को भी महत्वपूर्ण समझा जाता था। इनका प्रयोग दुर्गों को तोड़ने के लिए, नदियों को पार करने के लिए और शत्रुओं को भगाने के लिए किया जाता था। इनकी देखरेख के लिए शाहना-ए-फिली नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। मोहम्मद तुगलक के समय हाथियों की संख्या 3,000 थी। पैदल सेना को अधिक महत्व दिया जाता था। इसमें अधिक संख्या हिंदुओं और दासों की थी। लड़ाई के मुख्य शस्त्र तलवार, नेज़े, धनुष और तीर थे। छोटे-मोटे हथगोलों का प्रयोग भी किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया रखने और घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की। वह प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने सेना को नकद वेतन देना आरंभ किया। इससे पूर्व सैनिकों को जागीरों के रूप में वेतन दिया जाता था। निस्संदेह दिल्ली सल्तनत की सेना काफ़ी शक्तिशाली थी। इस शक्तिशाली सेना के कारण ही दिल्ली के सुल्तान ने मंगोलों के आक्रमणों को रोकने तथा दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने में सफल रहे।